आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और टॉपिक का नाम बड़ा बेहतरीन है, सिंपल पेंडुलम। जिस तरह के चैप्टर का नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी की एक एप्लीकेशन फर्दर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था आपके पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम और बहुत सी एग्जांपल्स को और बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हमने जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने डिस्कस किया। उन्हीं का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। जी हाँ, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाली सरकार। आइए इसका बाकायदा आगाज करते हैं। जो बच्चे इस वजह से परेशान है कि सर इस टॉपिक को हम लोग बोर्ड के अंदर कैसे लिखेंगे, जब पेपर आते हैं हमारे एनुअल एग्जाम होता है तो उसके अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो उनके लिए यहाँ पे बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन है। क्या है कि ये मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं, इन हेडिंग्स के मुताबिक चलेंगे। अगर आपने ये हेडिंग्स लिख ली, आपके नंबर्स कोई भी नहीं काट सकेगा। प्रॉपर यहां पर आपको पूरी प्रेजेंटेशन के साथ सिखाया जाएगा कि आपने इन हेडिंग्स को कैसे लिखना है। फर्दर वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही टॉपिक है कौन? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम किसका टॉपिक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ कर दें, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कर दें, फिर इसकी अपनी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसके अंदर ये छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्याली सी एक डायग्राम बनाएंगे। इसी तरह खूबसूरत सी बनाने हैं, मेरी तरह बनानी है, ठीक है ना? हाँ, आप सुना है आप मुझसे ज़्यादा अच्छी बना लेते हैं, चले पता चल जाएगा जी। अच्छा, उसके बाद हम दो हेडिंग्स इसके अंदर मेजर जिनका काम है किरदार, बेसिकली जिन दो हेडिंग्स का है वो डिस्कस करेंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और इसके बाद अनर्शिया अपना क्या यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा उसके बारे में देखेंगे कि अनर्शिया क्या जो है ना वो इसके अंदर से चोर दरवाजे निकालता है और वो क्या अपना किरदार कैसे तंग करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान, अपना बहुत ख़तरनाक किस्म का इम्पैक्ट डालता है, उसको देखेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड निकालेंगे कि ये जो ऑसिलेशन हो रही है इसके दौरान टोटल टाइम कैसे निकाला जा सकता है, टाइम पीरियड कैसे निकाला जा सकता है पेंडुलम का। तो आइए अपना रजिस्टर्स निकालिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। थोड़ा सा उसके अंदर बताता चला जाऊं। हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन को कहा जाता है। पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है? जो एक खास एक फिक्स इंटरवल के अंदर अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे किसी भी सेंस में। और ये बात आप नुक्ते की याद रखिएगा कि अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। वो आप अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो मैं दोबारा डिटेल में जानने की बजाय आप सादा सा काम करें, यहीं पे वीडियो को रोके, पहले उस टॉपिक की तरफ जाएं, वहां पर प्रीवियस लेक्चर को सुने, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का बड़े डिटेल के साथ लेक्चर मिल जाएगा। फिर डेफिनेशन आते हैं सिंपल पेंडुलम। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक बॉब होती है, उसको हम एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं। रस्सी के एक एंड पे हम बॉब लगा देते हैं, दूसरे एंड को एक रिजिड सपोर्ट के साथ, ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट है जिसके साथ हमने इसको हैंग कर दिया, लटका दिया है। अब इसके साथ वो छम्मक छल्लो बने रहेगा, मतलब इसके साथ ऑसिलेट करेगा, घूमेगा, इसके साथ वाइब्रेट करेगा। बहरहाल हमने एक बॉब लिया है। बॉब कहते हैं एक छोटी सी स्लाइड वेट की जो बॉल होती है, वो यहाँ पे एक रेड कलर की मैंने ली है, उसको एक रस्सी के साथ, एक धागे के साथ मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया जिसकी लेंथ L है। अब इस बॉब का वेट तो नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा होगा, और आपको पता है वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। किसी भी बॉडी का वेट फाइंड आउट करना तो वो W इज mg है, तो उसका वेट है, मैंने सिर्फ mg लिख दिया। तो mg जो है वो इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि एक सिंपल बॉब वो एक अटैच कर दिया जाता है किसके साथ? एक रस्सी के साथ, और उसको हैंग कर दिया जाता है किसी रिजिड सपोर्ट के साथ।
अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये 3 चीज़ें, 2 चीज़ें होगी, तीसरी करने जा रहा है एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन में सीखते हैं कि कहता है कि एक बॉब है, उसको हैंग किया हुआ है और जैसे मीन पोजीशन पर पड़ी है, इस मीन पोजीशन को नाम मैंने ओ का दे दिया है। यहाँ पर मीन पोजीशन पर पड़ी है, रेस्ट में है इनिशियली। अब क्या किया, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, एक एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ ले गया, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ ले गया। यहाँ पे जाके मैंने इसे छोड़ा। मुझे बताओ ये ऊपर जाएगी नीचे आएगी? जाहिर सी बात है ना, नीचे की तरफ तशरीफ ले आएगी। अब ये क्या यहाँ पे रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, बल्कि ये आगे मूव कर जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। यहाँ पे ये ऐसे ऑसिलेशन करेगी, ऐसे ऐसे अपनी ऑसिलेशन रिपीट करेगी, मोशन रिपीट करेगी। किसके इर्द गिर्द? मेन पोजीशन ओ के इर्द गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करेगी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, मेन पोजीशन से मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया x। अच्छा यहां पर इसको लेट सपोज देखें, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर इसका वेट किस साइड पे एक्ट कर रहा है? यहां पर तो डाउनवर्ड था। अब इस जगह पर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है? हमने वो देखना है कि यहां पर इस पॉइंट पर इसका वेट किधर है। तो देखिए, जब वो बॉडी ऑसिलेट करके ऐसे जाती है, यानी ये समझ लें ऐसे जाती है, अब यहां पे जाएगी ना वो इधर मूव कर पाएगी, ना वो ऊपर मूव कर पाएगी। इस मीन के कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो डाउनवर्ड के साथ साथ कुछ इस पोजीशन में भी है। जिस तरह ये रस्सी जा रही है, उसके अगेंस्ट में भी एक कंपोनेंट जा रहा है। आपको याद होगा कि हमने 9th क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का ये मैंने हिंट दिया कि एक फोर्स है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। किसी भी फोर्स के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 90 डिग्री होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक को हमने क्या कहा था? fx, दूसरे को fy, मतलब एक x कंपोनेंट, दूसरा y कंपोनेंट। जो x कंपोनेंट था वो f cos थीटा, जो y कंपोनेंट था वो f sin थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर। अच्छा जी, अगर इसके अंदर किसी भी, याद रखना है आपने, इसके अंदर जिस तरह 2 कंपोनेंट है, किसी भी फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, किसी भी फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, Fx और Fy। अगर F की जगह पे हमने mg यूज किया है तो यही वाला क्या बन जाएगा हमारे पास? mg cos थीटा, और ये वाला क्या बन जाएगा? mg sin थीटा। अब चूंकि ये हमारी बेस थी 9th क्लास में हमने पढ़ा, अब इसी का कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल करें। बेटे यहां पर अगर वेट डाउनवर्ड है तो यहां पर वेट क्या है? डाउनवर्ड ही है, लेकिन इस जगह पे इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। यहां पर भी 2 कंपोनेंट। सर जी यहां पे क्यों नहीं है? हमें तो नजर नहीं आ रहा। यहां पे चले आपने बना दिए, दिखा दिए, नजर आ गए। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पर भी 2 कंपोनेंट है, mg x x कंपोनेंट और y कंपोनेंट यहां पर भी है। आगे जाके थोड़ा सा जाके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। यहाँ पर देखे ना mg sin थीटा, देखिए यहाँ पर ये वेट है, ये वेट आ रहा है, इसके 2 कंपोनेंट बन गए, एक ये वाला कंपोनेंट है, दूसरा इसका ये वाला कंपोनेंट है। अब इसको कहते हैं mg cos थीटा। देखें जिस तरह ये cos थीटा नीचे वाला था, ये वाला mg cos थीटा, और ये वाला क्या था? mg sin थीटा, mg sin थीटा। इसी तरह यहाँ पर ये वाला mg sin थीटा। एक्सप्लेनेशन में बस इतना लिख देना। अब जाते हैं mg cos थीटा की तरफ। mg cos थीटा, mg cos थीटा का क्या किरदार है जी? mg cos थीटा देखें, जितनी इसकी टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है उतनी ही नीचे की तरफ। क्यों? ना बॉडी इसकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना इधर मूव कर, क्योंकि बॉडी तो ऐसे मूव कर रही है, बॉडी तो इस पोजीशन में मूव कर रही है ना, ऐसे ऐसे तो मूव नहीं कर रही, मूव तो ऐसे कर रही है। इट्स मीन यहां पर जितनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। मतलब टेंशन एंड दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर वेट आर इक्वल, मींस टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसीलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, आपने पढ़ रखा है
आपके पास एक लॉग हो, उसको हमने हैंग कर दिया किसके साथ, एक रस्सी के साथ, ऐसे एक मजबूत सहारे के साथ उसे हैंग कर दे। यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, यहाँ पे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब मुझे बताएं, इसका अगर वेट W = 20 न्यूटन हो तो ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? ऊपर भी तो 20 लग रही है। क्यों? ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, गैर लचकदार है रस्सी, तो ना ये नीचे मूव कर रही है ना ऊपर मूव कर रही है। इट्स मीन बॉडी किस में है? रेस्ट में। जितना वेट नीचे लग रहा है 10 यहां पे लग रहा है, 10 यहां पे, टोटल न्यूटन ऊपर भी लग रही है फोर्स न्यूटन की 20 सॉरी, नीचे भी कितनी लग रही है 20, इधर आएगा 20 - 20 = 0, नेट फोर्स 0 हो गई। तो इसी तरह यहां पे इस कंपोनेंट के अलोंग नेट फोर्स क्या हो गई? 0 हो गई। इट्स मीन टेंशन एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या लिखेंगे? टेंशन एंड mg cos थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट सलमान बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी मुखालिफ सिमत है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, दोनों की मुंह अलग अलग हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। एक नीचे आ रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो लेकिन दोनों इक्वल हैं, जितनी नीचे की तरफ लग रही है उतनी ऊपर की तरफ। सो कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देंगे। नुक्ते की बात, पॉइंट क्या है? सो देयर इज नो मोशन along this component, इस कंपोनेंट के अलावा कोई मोशन नहीं होगी। सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज नो मोशन अलोंग दिस कंपोनेंट? क्वेश्चन है, लिख देता हूं, व्हाई देयर इज नो मोशन अलोंग mg cos थीटा। mg cos थीटा के अलोंग मोशन क्यों नहीं होती? उसका आंसर मैंने पहले लिख दिया। इसके यहां मोशन क्यों नहीं होती? क्यों? टेंशन T और mg cos थीटा बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू सेम है, जितना ऊपर इतना नीचे। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, किस वजह से? अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। इसलिए यहां पर देयर इज नो मोशन अलोंग दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अलावा मोशन नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मोशन तो फिर कोई और कर रहा है, mg cos थीटा का तो किरदार ही खत्म। mg cos थीटा अपना किरदार ही खत्म कर, अपनी सारी पहचान भी गवा बैठा। तो इसका मतलब है कोई और है। सवाल लिख लिया है, मिटा दूं? हाँ जी, मिटाकर अपनी हस्ती को सरासर जुस्तजू हो जा, जो तू चाहेगा वो होगा, जो वो चाहे वो तू हो जा। हाँ भाई, आगे चलते हैं। हमारे पास है mg sin थीटा। अब हमारे पास है mg sin थीटा। mg sin थीटा भी कुछ करने जा रहे हैं। इसका मतलब है mg cos थीटा के गोडों में कोई रस नहीं था, उसके घुटनों में कोई रस नहीं था। तो हम देखते हैं भाई, आते हैं mg sin थीटा की तरफ। अब mg sin थीटा क्या करता है भाई? ओए क्या करने जा रहा है तू? mg sin थीटा, हाँ भाई क्या करने जा रहा है? और mg sin थीटा बता। वो कहता है जी मेरा ही सारा काम है, सारी कहानी मेरी है। और भाई रीस्टोरिंग फोर्स का पता है? रीस्टोरिंग फोर्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ चपेट लगाती है।
जो किसी भी फोर्स, किसी भी बॉडी को कहती है भाई चली जाके इधर मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन से आगे जाके फिर उसको पीछे भगाएगी। उसकी किरदार होगा कि हमेशा बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ ले आना, ऐसे ऐसे अपनी मेन पोजीशन पर रखना। किसका काम है? रिस्टोरिंग फोर्स का। अच्छा जी, यहां पर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कौन गया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखें यहां पर इस कंपोनेंट के अगेंस्ट कोई भी फोर्स नहीं है जो पीछे से रोके, जो इसको पीछे से रोके कि नहीं भाई ना जा अंदर, इधर मेन पोजीशन की तरफ नहीं जाना, कोई रोकने वाली फोर्स नहीं है। हाँ, इसको यहां से रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है, ये जैसे ही ऊपर जाएगी फिर फौरन वापस आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि mg sin थीटा जो है वो बॉडी को, उस बॉब को मेन पोजीशन की तरफ ले आता है। इट्स मीन mg sin थीटा एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और भाई कौन एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है? mg sin थीटा, mg sin थीटा। mg sin थीटा यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम कर रहा है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, इतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो हम ये लिख सकते हैं mg sin थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। mg sin थीटा बड़ा कब? जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। जब डिस्प्लेसमेंट कम कर दें mg sin थीटा भी कम हो जाएगा। mg sin थीटा क्यों? अब यहां पे mg sin थीटा एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और भाई किसी भी फोर्स के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है mg cos थीटा, एक होता है mg sin थीटा। और भाई mg cos थीटा भी फोर्स का ही कंपोनेंट है, तो वो भी क्या है? फोर्स। mg sin थीटा भी फोर्स का ही कंपोनेंट है, तो mg sin थीटा भी क्या हो गया? फोर्स हो गया। इट्स मीन अगर मैं आपसे पूछूं तो mg sin थीटा का यूनिट क्या है? बताओ भाई। न्यूटन। गुड, शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि फोर्स का ही कंपोनेंट है ना। तो फोर्स का अगर कंपोनेंट है तो इसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, अगर एक बॉडी यहां पर है, उसको यहां तक ले गए, वो थोड़ी सी ऑसिलेशन करेगा। अगर उसको यहां पे लेके ज्यादा ऑसिलेशन करेगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अब बात की हमें यह समझ आई कि mg sin थीटा ही है, उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन रहती है। आइए कुछ बातें लिखती हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ी, और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टुवर्ड मीन पोजीशन रहती है। एक जुमला लिख रहा हूं, या जल्दी से लिख लो यार, लिख लो लिख लो। लिख लिया है? सर जी आप लिखेंगे तो हम लिखेंगे ना। क्या? mg sin थीटा नंबर 1, नंबर 2 रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। नंबर 3 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तीनों की तीनों एक्स टूवर्ड मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेंगे। इनकी डायरेक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। यहां पे सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, है तो ये भी ठीक। ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। हमेशा तीन चीजें कौन कौन सी मेरे पास भाई? mg sin थीटा की हमेशा पोजीशन डायरेक्शन किधर रहेगी? मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स की भी और एक्सेलरेशन की भी। तो ये आपने ज़हन में रखनी है, ये बड़ी कीमती बात है, बड़ा ही कीमती पॉइंट है फॉर MCQ, बहुत अहम पॉइंट बताया है जी। mg sin थीटा कवर हो गया। अब एक मैंने बात कही थी, मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगा, बड़ी कीमती बात है, बहुत ज़्यादा कीमती बात है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी कीमती बात? सर जी यहाँ पर दो कंपोनेंट है, सर मीन पोजीशन पर दो कंपोनेंट कैसे? हमें ये भी करके दिखाएं। देखिएगा यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। अगर मेरे पास ये पेंडुलम हो, यहां पर ये बोग हो, इसकी ये बोग, तो लेट सपोज इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट बनते हैं वो ये बनते हैं ऐसे। एक और बनाते हैं भाई। सर जी डायग्राम ही बनानी है, पढ़ाना नहीं। पढ़ा ही रहा हूं। अच्छा जी, ये वाला
अब यहां पे देखें, इसका वेट तो नीचे की तरफ, देखो यहां पर एंगल चेंज होता जा रहा है। ये एंगल दिया हो ना, जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। यहां पर एंगल चेंज हुआ, एक और बना लेते हैं बिल्कुल इसके करीब करीब। अब इसका जो है और ज़्यादा करीब हो गया। इट्स मीन अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं कि ये गेंद है, ये बॉल है, यहाँ पर इसका ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। चूंकि जैसे जैसे यहाँ पे ये नीचे आता जा रहा है उसका कंपोनेंट के दरमियान एंगल कम होता जा रहा है, उसका एंगल कम होता जा रहा है। ये देखिए कि एंगल और कम हो गया, एंगल और कम हो, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर एंगल जीरो हो जाएगा। जैसे यहां पर एंगल जीरो होगा, यहां पर भी एंगल जीरो होगा। इट्स मीन कि अगर एम जी साइन थीटा यहां पर है तो एम जी कॉस थीटा भी यहां पर होगा, दोनों कंपोनेंट यहीं पर है। दोबारा देखिएगा, वेट एक कंपोनेंट, एक रिजल्टेंट जो होता है वेट वाला ये, फिर दो चीजें चाहिए एक्स और वाई। एक्स भी इसी के ऊपर आ गया, वाई भी इसी के ऊपर आ गया। अब जैसे इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो वेट इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा। मीन्स ये वाला सीन ही क्रिएट होगा बेसिकली। यहां पर भी सिर्फ फर्क क्या आएगा, एट मीन पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर 0 डिग्री होता है, सो एम जी cos थीटा एंड becomes parallel to mg sin थीटा। mg sin थीटा के पैरेलल हो जाता है। यहां पे बात की समझ आ गई ना। अब तो ये मैं कह रहा था कि यहां पर दोनों के दरमियान एंगल जीरो होता है एट मीन पोजीशन। याद रखिएगा, जब भी चाहे वो मूव कर रहा है चाहे वो रेस्ट में है, एट मीन पोजीशन उसके दोनों कंपोनेंट्स एम जी कॉस थीटा और साइन थीटा के दरमियान एंगल यहां वाला क्या होगा, जीरो। जैसे जैसे एंगल ये वाला कम होता चला जाएगा, यहां कभी एंगल कम होता चला जाएगा और दोनों क्या आ जाएंगे, पैरेलल पोजीशन में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, अब आते हैं इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया ने क्या किया, इनर्शिया वो ही सेम कहानी रिपीट करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम या मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर की। कौन सी कहानी, कि यहां पर बॉडी क्यों नहीं रुकती। यहां से बॉडी आई है, रेस्ट से मोशन में गई, मोशन से दोबारा रेस्ट में आ जानी चाहिए थी, यहां पे नहीं आती, नहीं रुकती, बल्कि आगे चली जाती है। किस वजह से, इनर्शिया की वजह से। अब इनर्शिया होता क्या है, मैं पहले बता चुका हूं। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहां पे रेस्ट में आई थी बॉडी, रेस्ट से मोशन में, मोशन से दोबारा रेस्ट में आ जाना चाहिए था, लेकिन रेस्ट के खिलाफ काम कर गई। तो इनर्शिया का काम भी यही है, या रेस्ट के खिलाफ काम करना या मोशन के खिलाफ। तो रेस्ट के खिलाफ मोशन ही होते तो आगे चली गई। ड्यू टू इनर्शिया लिखेंगे, ड्यू टू इनर्शिया बॉडी डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन एंड मूव टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी। वो ए पोजीशन से मीन पोजीशन ओ पर आती है, मीन पोजीशन ओ, वहां पर रुकती नहीं है। किस वजह से, इनर्शिया की वजह से, बल्कि वो चली जाती है आगे टुवर्ड मेन पोजीशन। तो इनर्शिया का ये काम है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मसलन ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है, मुझे बताओ इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। ये मैस m1 है, मैस m2 है। जो मैस ज्यादा होगा इनर्शिया उसका ज्यादा होगा। क्यों, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। इनर्शिया तो मैस के पे डिपेंड करता है। दूसरा बड़ी कीमती बात आगे आने वाली है, इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है। फिर इनर्शिया
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस, मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये बड़ी कीमती बात करने लगो, लेकिन सिंपल पेंडुलम does not depends upon mass। लेकिन सिंपल पेंडुलम जो है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता, अनर्शिया मैस पे डिपेंड कर रहा है। जो सिंपल पेंडुलम के अंदर है, अनर्शिया सिंपल पेंडुलम के अंदर मौजूद है, लेकिन पेंडुलम जो है वो मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा। बड़ी अजीब सी बात होगी, क्यों नहीं कर रहा सर? अनर्शिया मैस पे डिपेंड कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपने ये भी लिख दिया कि सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड ही नहीं करता। एक और चीज भी है, मैस एंड एम्पलीट्यूड, इन दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ये दो बड़े कीमती एमसीक्यूज हैं, लेकिन अनर्शिया करता है। आइए देखते हैं इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग देखिए भाई, टाइम पीरियड। हाँ जी, अब इसका निकालेंगे टाइम पीरियड और अपने सवाल का जवाब लेंगे। टाइम पीरियड, हाउ वी कैन फाइंड, क्वेश्चन इज हाउ वी कैन find the time period of pendulum। इसका टाइम पीरियड कैसे मालूम कर सकते? जी हाँ, हमारे पास उसने फार्मूला दिया है। क्या फार्मूला? T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय जी। लाला जी, ऊपर लाला है, नीचे जी है। लाला जी कहां से आ गए सर जी? लेंथ बाय ग्रेविटी। ओ भाई क्या करे, लेंथ बाय ग्रेविटी। ओएस के फॉर्मूले टाइम पीरियड के अंदर मैस है ही नहीं, इसका टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड करता ही नहीं है। मैस बड़ा हो छोटा हो, बॉब का मैस ज्यादा कर दो छोटा कर दो, इसके अंदर है नहीं। किसी भी चीज का डिपेंडेंस देखना हो, किसी भी चीज की डिपेंडेंस देखनी हो, उसके फार्मूले पे गौर करें। अब इसमें पाई क्या है? पाई इज इक्वल टू 3.1415 या 22/7 भी कहते हैं इसको। लेंथ क्या है? एल क्या है? लेंथ किसकी? लेंथ ऑफ पेंडुलम। इस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे जरूर डिपेंड करेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। फिर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन तो 9.8, या हमारे यहाँ पे क्या यूज होती है? 10 यूज होती है। वो चूंकि एक लिमिटेड वे में है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही, तो इसलिए इसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव वाला सीन नहीं करेंगे, 10 ही वैल्यू लिए करेंगे। वैसे इसकी वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे 9-10 लेवल पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है, जो कि क्या है? 10 है। तो ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत हम ये कहते हैं हाउ वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बाय द फॉलोइंग फार्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय जी। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है। एक दो बड़े कीमती, बहुत ज्यादा कीमती एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो आइए देखते हैं। टाइम पीरियड चूंकि हमारा चल रहा है, टाइम पीरियड अपना टाइम आएगा। अच्छा जी, आगे भी टाइम पीरियड है हमारा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे लिख दें T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय जी। सवाल एक आया है, इफ वी डबल द लेंथ ऑफ पेंडुलम, then what will be the time
पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, चूंकि यहां पे पेंडुलम का जिक्र हो गया तो उसी का टाइम पीरियड डिमांड किया जा रहा है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा, तो आइए इसका आंसर देखते हैं जी। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g अकॉर्डिंग टू सिचुएशन t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2l बाय g। ये डिमांड किया ना, डबल द लेंथ, डबल द लेंथ, हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया। अब इसको प्राइम मैंने सिर्फ चेंज कर लिखा है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g स्क्वायर रूट 2, मैंने इसका स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाला। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसको बाहर क्यों निकालते हैं, अगर किसी ने देखना तो वहां पे जाके देख सकता है। अच्छा जी, तो ये चीज किसकी इक्वल है, ये तो फिर टाइम पीरियड की इक्वल है। तो यहां पे लिखेंगे t प्राइम इज इक्वल टू t स्क्वायर रूट 2 मींस t प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 t। तो इसका टाइम स्क्वायर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो ओरिजिनल टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा, लेट सपोज अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ ऑफ पेंडुलम, फिर हमने क्या कर दी 4 सेंटीमीटर कर दी, 4 सेंटीमीटर कर दी। पहले इसने टाइम 2 सेकंड लिया था, 2 सेकंड लिया था। अब इसका जो टाइम होगा वो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डबल कर दी। पहले 2 सेंटीमीटर थी, अब 4 सेंटीमीटर कर दी। अब इसके टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, पहले टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड था जब 2 सेंटीमीटर थी। अब हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ उसकी डबल कर दी है, तो अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो वो जो टाइम आएगा, वो जो वैल्यू आएगी सेकंड्स में, वो यहाँ पे आंसर इसका होगा। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि इफ वी डबल द मैस ऑफ पेंडुलम, इफ वी डबल द मैस ऑफ पेंडुलम, यहां पे इफ वी डबल द मैस ऑफ पेंडुलम देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। कैसे, रिमेन सेम या रिमेन अनचेंज, ये चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। कैसे, ओ भाई मैंने पहले लिखा था कि ये मैस पर डिपेंड ही नहीं करता, इसके अंदर मैस है ही नहीं। तो जब मैस की वैल्यू ही नहीं है तो ये डिपेंड ही नहीं करता। जब डिपेंड नहीं करता तो जो मर्जी मैस की वैल्यू हो जाए, मैस ऑफ बॉब जितना मर्जी हो जाए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे आखिर पे छोटी सी बात करके हम इजाज़त चाहेंगे आपसे जी। इसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा लेंथ होगी टाइम पीरियड इतना बढ़ता चला जाएगा, लेकिन विद स्क्वायर रूट, ये जहन में रखिएगा। इस तरह टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी। इस तरह से इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह लिखा जाएगा डायरेक्टली, और इनवर्सली के लिए लिखा जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चूंकि यहां पर जी की वैल्यू तो सेम रहनी है, कांस्टेंट लेनी है, चूंकि छोटे लेवल पे। हाँ, अगर हम बात करते हैं जमीन से चांद पर ले जाते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। चलें एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम एक बात करते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो ज़मीन पर कुछ और है, तो बताएं वो ही जो है वो टाइम पीरियड चांद पर कितना होगा। लेट्स सपोज एक टाइम पीरियड 2 सेकंड है अर्थ पर, एट अर्थ, और जी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का 2 सेकंड है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो 2 सेकंड है। ग्रेविटी एट अर्थ कितनी होती है 10, लेंथ उसकी, लेंथ एट अर्थ इज 1 मीटर,
1 मीटर, देन टाइम पीरियड एट मून कितना होगा, टाइम पीरियड एट मून कितना होगा जब GM जो है वो कितना होता है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा ज़मीन पर G की वैल्यू 10 होती है और मून पर G की वैल्यू 1.67 होगी। अब हमने देखना है डिफरेंस, हमने देखना है डिफरेंस। ये तो बात हो रही है सारी की सारी अर्थ की। अब हमने देखना है कि ज़मीन पर अगर 2 सेकंड लगते हैं, यही डाटा हो, तो फिर इसी लेंथ पर अगर इसी लेंथ का पेंडुलम हम मून पे ले जाते हैं तो फिर उसके टाइम पीरियड कितना होगा। तो T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। टी एम निकालना, एल एम लिखेंगे, जी एम लिखेंगे। टी एम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/1.67। इसको डिवाइड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। टी एम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 1.67। अब आपने मुझे ये बताना है कि टाइम पीरियड कितना आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालेंगे सेकंड्स के अंदर। तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी जो वैल्यू 2 सेकंड आई थी, इसी लेंथ की 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम ज़मीन पे पड़ा, उसके लिए टाइम पीरियड 2 सेकंड है। 1 मीटर लेंथ का जो पेंडुलम है उसी को हम चांद पे ले गए, तो मुझे आपने बताना है उसकी वैल्यू क्या आएगी। यकीनन चेंज होगी। इट्स मीन ग्रेविटी जैसे चेंज होती है, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G। अगर G कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए 1.67 हो गया, पहले 10 था, अब 1.67 हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। आपने मुझे बताना है बड़ा है कि नहीं बढ़ा, कितनी वैल्यू आई इसके लिहाज से। तो यकीनन आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का हम लेकर हाजिर होंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जिसने पढ़ना है उसने आगे बढ़ना है। कॉन्सेप्ट अपना अच्छा करने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाली सरकार। अल्लाह हाफिज़।